जी बेटा ये है आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन। आपने कौन सा बोला था बेटा? 3, 4, 5 बोला था? जी सर 3, 4, 5 बोला था। 3 बेटा है लेफ्ट साइड ऑफ एन एसेट अकाउंट इज फॉर रिकॉर्डिंग डिक्रीज, रिकॉर्डिंग इंक्रीज। अब बेटा एसेट्स की जो लेफ्ट साइड होती है बेटा, देखिए दो अकाउंट हमने पढ़े थे, एक लेफ्ट साइड होती है एक राइट साइड। लेफ्ट साइड को हम डेबिट अकाउंट कहते हैं, राइट साइड को हम क्रेडिट अकाउंट कहते हैं। तो आप लोगों को मैंने रूल बताया तो था, अगर एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है? जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं, और जब एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं। एसेट जो डेबिट साइड है उसको वो लेफ्ट साइड कहता है, और जो क्रेडिट साइड है उसको वो राइट साइड कहता होता है। अब आप देख लें, लेफ्ट साइड ऑफ एक्सक्यूज मी सर, बेटा सर ये मेरा ख्याल है आप सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज पे शायद हैं, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर के एंड पे एमसीक्यूज है वो ये वाले नहीं है सर। फर्स्ट ये चैप्टर तो कौन मैं सा बेटा? यार मुझे पेज नंबर बताएं ना बेटा, मुझे किस तरह मुझे एक बुक मिनट सर। बुक का पेज नंबर बताएं, मैं वो ओपन करूं। जी मैंने तो सर जर्नल वाले ओपन किए हुए हैं। यहाँ से बुक स्टार्ट हो रही है, इसलिए बेटा मैं कहता हूँ कि आप पेज नंबर नोट कर लिया करें ताकि मुझे यहाँ ओपन करने में आसानी हो। सर आई थिंक वो कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज की बात कर रही होगी। सर पेज नंबर 9। अब बेटा जो मैंने आपको भेजे थे नोट्स, आप उनकी बात कर रही हैं? जी सर उनकी बात कर रही हूँ। बेटा मुझे बताएं तो सही ना, फिर वो दूसरे वाली है ना, मैंने बुक दूसरी ओपन की हुई है। अच्छा सॉरी सर। आप इसकी बात करें ना, फिर मैंने वो दूसरी वाली बुक ओपन की हुई है। मैंने कहा शायद प्रीवियस में से आप बोल रहे हो। नहीं सर मैं इसी पे कह थी। अच्छा चलें, ठीक हो गया बेटा। अच्छा चलें, मैं वो भी बताता हूँ। ये मैंने आप लोगों को बेटा पढ़ने को दिया था। अच्छा ये वाली आप बात कर रहे हैं, चलिए ये मैं आपको बताता हूँ अभी, क्योंकि अभी इससे पहले मैं आप लोगों से पूछ लूँ बेटा। आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को ये 2 लिंक सेंड किए थे। मैंने कहा था कि आप लोगों ने ये लिंक्स जो हैं ये आपने रीड आउट करने हैं। तो आप लोगों ने बेटा वो लिंक पर देखे थे, उसको पढ़ा था, उसके अंदर जो चीजें लिखी थी, कोई अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम है, कोई डेफिनेशन नहीं समझ आई तो बेटा अभी पूछ लें, फिर मैं ये एमसीक्यूज करवाता हूँ। ये बेसिकली उसी से रिलेटेड है जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भेजे थे। Anyone any confusion regarding those links? बेटा मैं सिर्फ उसमें थ्योरी थी, उसमें डेफिनेशन थी कुछ थोड़ी सी। मैं चलें बेसिक इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ आप लोगों को, जिन लोगों ने नहीं भी सुना होगा, और उसके बाद फिर मैं साथ ही ये एमसीक्यूज भी बताता हूँ कि इनके आंसर्स क्या हैं जो भी इन्होंने पूछे हैं। हम लोगों ने बेटा उसमें मैंने स्टार्ट किया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। ये हम लोगों ने थोड़ा लास्ट टाइम ही शायद डिस्कस किया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा, जो हम कॉस्ट से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन देती है रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आप पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये कॉस्ट किसी चीज की कैलकुलेट करना चाहते हैं, कुछ सेल प्राइस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प आउट करेगी। फॉर एग्जांपल आप एक चीज प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी आप चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, बॉल पॉइंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आपने उस बॉल पॉइंट की सेल प्राइस जो है वो डिसाइड करनी है। उस बॉल पॉइंट की सेल प्राइस डिसाइड करने से पहले आपको उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प आउट करती है पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने में भी। तो ये मैंने कुछ चीजें आप लोगों को लास्ट टाइम बताई थी, उसके अंदर भी थी। इसमें से जो जो चीज आपको कंफ्यूज कर रही है वो साथ साथ पूछते जाइएगा। उसके बाद मैंने मेन टॉपिक है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, जिसके ऊपर मैंने वापस आना है, और जो मैंने कहा था कि आप लोगों ने लाजमी इसको देखना है, और उसी के ऊपर हम कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे। ये यूजेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है। ये देखिए बेटा आपके सामने लिखा भी हुआ है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है। अप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प आउट करेगी। अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प आउट करेगी। जब आपको पता चलेगा कि फलां डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो आप उसकी रीजंस को फाइंड आउट करोगे। जब आप रीजंस को फाइंड आउट करोगे तो फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, ये कॉस्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में आपको हेल्प आउट करती है। इसके बाद हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट डिस्कस कर लिया था, मेरा ख्याल है बताया था मैंने आप लोगों को लेक्चर के अंदर। जी सर बताए हैं। ये मैंने आप लोगों को करवाए थे ना सर जो आपने लिंक भेजा था उसमें ये बताए हुए थे। अच्छा लिंक भेजा तो उसमें बताए थे, चले फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। बेटा 3 किस्म की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डायरेक्ट, एक मटेरियल, लेबर एंड एफओएच। ये मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो मैंने आगे यूज करनी है ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। अगर आपने सुन लिया वैसे उस लिंक में भी आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मटेरियल बेटा 2 तरह की कॉस्ट होती है, एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। हर वो कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी,
और अगर वो इनडायरेक्ट वे से आपकी प्रोडक्ट के साथ अटैच है तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। फॉर एग्जांपल मैंने उसके अंदर भी एग्जांपल दी होंगी कि आप एक डाइस बनाते हैं, उस डाइस के ऊपर जो लकड़ी यूज होती है बेटा वो आपकी डायरेक्ट मटेरियल है। उस डाइस को जो बनाने वाला है, जिसको आप पे करते हो बनाने के लिए, उसकी जो सैलरी है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। जहां खड़ा होकर वो बना रहा है वहां पे पंखे बिजली के बिल भी आ रहे हैं, वो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स है। हर वो कॉस्ट जो बेटा डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट आएंगी, याद रखिएगा। एफओएच के अंदर जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो सारी की सारी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आती हैं, चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे वो लेबर से रिलेटेड हो, चाहे वो एफओएच से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल आप एक डाइस बनाते हैं, डाइस के ऊपर नेल्स लगते हैं, उसके ऊपर ग्लू लगता है। अब वो जो नेल्स और ग्लू है वो बहुत माइनर सी मकदार में लगते हैं। अब आप उसकी कॉस्ट कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं कर सकते कि इसमें 10 रुपए की की लगे, 5 रुपए की की लगे, 2 रुपए का ग्लू लगा, 10 रुपए का ग्लू लगा। उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को बेटा हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। फिर फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट होती है वो हम अप्रोक्सीमेटली अज्यूम करते हैं। कैसे अज्यूम करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास अभी जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा अभी कि बाद दफा हमारी जो अजम्पशन है वो ज्यादा भी हो जाती है, बाद दफा हमारी अजम्पशन कम भी हो जाती है। उसको हम अप्लाइड एफओएच और उसके अंदर एक्चुअल एफओएच के अंदर भी डिस्कस करेंगे वो चीजें क्या होती हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट होती है बेटा और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। इसी तरह एक आपकी फिक्स कॉस्ट होती है और एक आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो रिमेन फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है बेटा जो आपकी विद द प्रोडक्शन लेवल चेंज होती रहती है। ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। तो ये बेसिक सी चीजें थी। और इसके बाद मैं उसके ऊपर सीजीएस के ऊपर जाऊंगा जो कि मेन टॉपिक है। मैं उससे पहले आप लोगों को ये एमसीक्यूज का बता दूं जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये बेटा आपने पढ़ लीजिएगा, ये नोट्स भी आपके साथ शेयर हैं, आपको मैंने सेंड किए हुए जब आपको असाइनमेंट्स दी थी। और दूसरा मैंने आपको लेक्चर भी शेयर कर दिए थे, उन लेक्चर्स को भी सुन लीजिएगा। कोई कॉस्ट कोई डेफिनेशन समझ ना आए तो आप बेटा मुझसे पूछ सकते हैं कि सर फलां डेफिनेशन की हमें समझ नहीं आई, हमें बता दें, मैं आपको यहाँ पे दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीक शायद लास्ट क्लासेस होंगी, आपको पता है 15 जुलाई तक फिलहाल उन्होंने बोला था। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को जो असाइनमेंट वाला कोर्स है वो कम से कम कंप्लीट करवा दूं, ताकि अगर कोई पेपर वगैरह भी आपका आया तो हम लोग इस काबिल हों कि आपके असाइनमेंट वाले कोर्स में से ही आपका पेपर सेट किया जा सके। तो उसमें सिर्फ एक टॉपिक हमारा और रहता है लाइफो फाइफो वाला, बाकी हमारा तकरीबन कोर्स जो है हमने वो कवर कर लिया है। जी बेटा अब आपके ये क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से बेटा पढ़ता हूं मैं। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, जी अभी हमने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, आपके सामने सी ऑप्शन से ये देखिए बेटा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। सिंपल बेटा। अब डिसीजन मेकिंग किस किस्म की डिसीजन मेकिंग, अभी मैंने आपको बताया किस किस्म की डिसीजन मेकिंग आपने करनी है। आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग करनी है रिगार्डिंग द कॉस्ट, रिगार्डिंग द सेलिंग प्राइस, कि आपने सेलिंग प्राइस क्या रखनी है, आपने उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। तो ये आपका सी पार्ट आएगा। ओके, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज। जी बेटा सर डी है इसका ऑप्शन। ऑप्शन डी, प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीजेस। सिंपल बेटा, आप लोगों को मैंने फिक्स कॉस्ट का मैंने बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने उसमें जो लिंक आपको सेंड किया था वहां मैंने बार बार बोला था बेटा याद रखिएगा फिक्स कॉस्ट क्या होती है जो रिमेन फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल आपने एक रूम रेंट पे लिया, उसका रेंट है 1000 रुपया, वहां पे एक बंदा रहता है तो उसको 1000 रुपया पे करना पड़ेगा। वहां पे 2 बंदे कर दें तो 500 पे करना पड़ेगा। वहां पे आप 4 बंदे कर देंगे तो 250 रुपया उनको पे करना पड़ेगा। वहां आप 10 बंदे कर देंगे तो उनको 100 रुपया पे करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, अब इसको प्रोडक्शन लेवल पे ले जाए, वैसे वैसे आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होती जा रही है। और बेटा अगर इंक्रीज होना हो तो क्या होगा, नंबर ऑफ मेंबर्स कम करते जाएं। 10 से आपने 5 कर दिए, 5 से आपने 3 कर दिए, 3 से आपने 1 कर दिया, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब एक बंदा 1000 रुपया दे रहा था, जब आपने 2 बंदे किए तो 500 आ गया। अब दोबारा आपने एक बंदा कर दिया तो दोबारा 1000 रुपया उसको देना पड़ेगा। तो इसका जो होगा बेटा ये देखिए, प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज। फिक्स कॉस्ट बेटा उस वक्त इंक्रीज होती है जब आपकी प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसीलिए मैंने बोला था कि चाइना वाले जो है वो इतनी ह्यूज प्रोडक्शन करते हैं कि उनकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो नियर अबाउट जीरो हो जाती है, ना होने के बराबर रह जाती है उनकी फिक्स कॉस्ट। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक मशीन 1 लाख रुपए की आपने इंस्टॉल की, आप उसके ऊपर 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तो बेटा 1 लाख को 100 पे तकसीम कर दो, पर यूनिट आपको फिक्स कॉस्ट पड़ जाएगी, वो हजारों में पड़ेगी। उस 1 लाख मशीन के ऊपर आप 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना शुरू कर दो, आपको 1 रुपया कॉस्ट पड़ेगी।
उस 1 लाख जो मशीन के ऊपर जो आपने लगाया उस पर आप 10 लाख की प्रोडक्शन शुरू कर दो, आपको पॉइंट में कॉस्ट चली जाएगी। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाएंगे फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन डिक्रीज करते जाएंगे फिक्स कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। ओके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेटा वेरीज व्हेन आउटपुट वेरीज, रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज व्हेन आउटपुट इंक्रीज, डिक्रीज व्हेन आउटपुट डिक्रीज। जी बेटा, सर इसका ए ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका सर मैंने सी दिया हुआ है। इन्होंने क्या दिया हुआ है? सर थर्ड वाले का हाँ हाँ, इन्होंने बी सी दिया, ऑप्शन दिया हुआ है सर, बी आई दिया हुआ गेस। बेटा, बी दिया हुआ, सी तो नहीं, नहीं दिया हुआ। बी हाँ, दिया हुआ है, थर्ड वाले का बी। फिर गलती हो गई है। वेरिएबल कॉस्ट, तो सर ये मतलब जो आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये बेटा वेरीज सर करेगी व्हेन वेरिएबल आउट। कॉस्ट पर यूनिट हाँ सर वो तो बिल्कुल सही है, वेरी करती है। ये गलत है, ये रिमेन कांस्टेंट नहीं होगा बेटा, ये आपका वेरी करेगी, ये वेरीज व्हेन आउटपुट वेरीज, ये आएगा, ए ऑप्शन आएगा, नॉट बी। क्योंकि जब आपकी बेटा, सर जी बोले बोले बेटा। सर लेकिन सर पर यूनिट कॉस्ट हाँ तो सेम ही रहेगी ना, तो इसमें रिमेन कांस्टेंट वाला ही होगा। मैं आपको बताता हूँ बेटा इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। मैंने ऊपर पर यूनिट नहीं देखा, मैंने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट देखा। बेटा जो पर यूनिट कॉस्ट होती है ना वेरिएबल, वो कांस्टेंट रहती है, पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, ओवरऑल जो कॉस्ट है वो वेरी करती है। अगर आप देख, मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने पर यूनिट चेक नहीं किया, मैंने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का वर्ड पढ़ा। वेरिएबल कॉस्ट बेटा वेरी करती है। फॉर एग्जांपल आप सुनिएगा, आप एक बॉल पॉइंट बनाते हैं, उसके ऊपर 5 रुपए का मटेरियल लगता है प्लास्टिक का। अब आपने 2 यूनिट बनाए तो उसके ऊपर 10 रुपए लगा, आपने 3 यूनिट बनाए तो उसके ऊपर 15 रुपए लगेंगे, आपने 4 यूनिट बनाए तो उसके ऊपर 20 रुपए लगेंगे। ओवरऑल कॉस्ट जो है वो 5 रुपए से 20 रुपए चलेगी। ओवरऑल जो कॉस्ट है आपके 1 यूनिट की 5 रुपए थी, 4 यूनिट की आपकी 20 रुपए हो गई। लेकिन अगर आप पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो बेटा अगेन चारों यूनिट्स की आप पर कैलकुलेट कर लें तो 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए ही आ रहे हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट बेटा पर यूनिट हमेशा सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, पर यूनिट चेंज नहीं होती, लेकिन ओवरऑल जो है वो इंक्रीज, वो वेरी करेगी आपकी। अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम वेरिएबल कॉस्ट होगी, लेकिन पर यूनिट रिमेन सेम। ये नहीं कि पर यूनिट के साथ भी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल आपको दे दी कि आप अगर एक कोई फॉर एग्जांपल आप एक लकड़ी का डाइस बनाते हैं, उसके ऊपर 500 की लकड़ी लगती है, 500 की लकड़ी लगती है, रुपीज की लकड़ी लगती है। अब आप 2 डाइस बनाएंगे तो वो 1000 रुपए की लगेगी, 3 बनाएंगे तो वो 1500 की लगेगी, 4 बनाएंगे तो वो 2000 की लगेगी। तो ओवरऑल जो है वेरिएबल कॉस्ट वो आपकी जो है वो इंक्रीज कर रही है, लेकिन पर यूनिट बेटा उसके ऊपर 500 ही आ रही है। तो ये सही है बेटा, रिमेन कांस्टेंट ही आएगी। ऑप्शन बी इज द राइट वन। अगर पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। जी बेटा, इसके बाद फोर्थ वन, और भी बेटा पूछना इसके अलावा, आगे भी बोलूं या फिर आगे चलें? बोला करें बेटा। सर 5 बता दें बस। 5 बता दूं? Which of the following is an example of? सर 4 और 5 दोनों बता दें। अच्छा चलें, which of the 5 देखें, which of the following is an example of fixed cost? फिक्स कॉस्ट की बेटा एग्जांपल कौन सी होती है? अब देखिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है बेटा, अगेन मैंने वही बोला, फिक्स कॉस्ट बेटा जो होती है, उसने बोला एग्जांपल आपने बतानी है। फिक्स कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती है जो रिमेन फिक्स रहती है। अब यहाँ पे जो उसने ऑप्शन दिया बेटा वो कौन कौन सी दी है? अब देखो, वर्कर्स मैनेजर सैलरी बेटा ये चेंज होती रहती है, कभी सैलरी कम होगी, कभी सैलरी ज्यादा होगी, कभी बोनस मिल गया। इसी तरह बेटा जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ये भी चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती रहती है? कभी आपने मटेरियल सस्ता खरीद लिया, कभी आपने मटेरियल महंगा खरीद लिया, कभी लकड़ी आपको सस्ती मिल गई, कभी लकड़ी आपको महंगी मिल गई, कभी पेट्रोल सस्ता मिल गया, कभी पेट्रोल महंगा मिल गया। लेकिन बेटा जो डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी होती है ना, डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी क्या होता है? डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेट। वो हर साल आपकी बेटा ऑलमोस्ट फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10% से आपकी प्राइस जो है वो डिक्रीज करेगी हर साल एसेट की। आप एक मशीन यूज करते हैं, मैं कहता हूँ जिसकी जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 10% है। डेप्रिसिएशन होता क्या है ये मैंने आपको उस वक्त भी बताया था जब हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, क्या नाम है, जर्नल लेजर के अंदर भी। तो डेप्रिसिएशन भी आपका एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ एन एसेट। तो इसका बेटा एक रेट होता है कि इस फिक्स रेट के साथ इसको आपने डिक्लाइन करना होता है 10%, क्योंकि आपने हर साल अपनी मशीन की जो वैल्यू उसमें कमी लेके आनी होती है। उसका हल ये होता है कि आप उसका एक फिक्स रेट तय कर देते हैं, इस रेट के साथ इसकी वैल्यू में कमी आती जाएगी। फिर जब उसकी लाइफ पूरी हो जाती है तो फिर आप उसको मार्केट में सेल आउट कर देते हो, जब वो खत्म हो जाती है उसकी लाइफ
तो फिर वो जो पैसे आपको मिलते हैं थोड़े बहुत, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। जिस तरह हम कहते हैं ये मैंने कूड़े कबाड़ में दे दिया, तो कबाड़ में भी कुछ चीजें बिक जाती है ना, तो कुछ थोड़े पैसों की, तो वो जो थोड़े पैसे आपको मिलेंगे उसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फिक्स कॉस्ट एग्जांपल लेंगे तो बेटा दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी, क्योंकि ये रिमेन फिक्स होती है। आप एक फिक्स रेट के साथ अपनी एसेट की वैल्यू के अंदर जो है वो कमी लेके आते रहते हैं जी। और बेटा नंबर 4, अब नंबर 4 बेटा देखिए उसने क्या दिया हुआ है आपको, ठीक है सर। जी सर। मैं नंबर 4 भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। Which of the following is the reason of increase in total, आप देखिए increase in total variable cost। अभी मैंने आपको total variable cost की एग्जांपल भी दी, per unit cost remain same, total variable cost बेटा देखिए increase in the direct material cost, ये देखें। अब उसने लिखा जी increase in fixed cost, इसका variable cost से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि fixed cost अलग होती है, variable cost अलग होती है। Rise in the interest on capital, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं होता बेटा। interest on capital का मतलब होता है जो आपने लोन वगैरह लिया होता है, इसका भी हमारे से कोई ताल्लुक नहीं होता। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी मैंने आपको नीचे भी बता दिया कि ये फिक्स कॉस्ट होती है। तो बेटा फिर बचा क्या, इंक्रीज इन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जब आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेटा इंक्रीज होगी, मैंने अभी थोड़ी देर ठीक है पहले क्या सर। बोला कि जब आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्या होगा, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो, क्योंकि मटेरियल ही इस्तेमाल हो रहा है ना, ज्यादा मटेरियल महंगा इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, सस्ता मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो सस्ती कॉस्ट हो जाएगी, वेरिएशन उसमें आती रहेगी। जी तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। जी सर। ठीक हो गया बेटा, ठीक चलें है सर। ये आप इनको फिर सर भी ये पढ़ जो लीजिए। असाइनमेंट क्वेश्चन, जी असाइनमेंट क्वेश्चंस क्या है बेटा, सर ये जो असाइनमेंट उसमें क्वेश्चन नंबर 8 सर बता दें। व्हाट इज मीन बाय स्टेप फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट आल्सो शो, ये बेटा इस तरह की रहने जो मैंने आपको उस लेक्चर के अंदर बताए हैं ना, मैंने आपको सारी की सारी डेफिनेशंस नहीं पढ़ाई, मैंने कुछ डेफिनेशंस आपको पढ़ाई हैं जो बिल्कुल बेसिक सी हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें कुछ पोर्शन आपका बेटा फिक्स का होता है, कुछ आपका वेरिएबल का होता है। जी सर। आप इन चीजों को छोड़ दें, जो मैंने डेफिनेशंस वहां पे आपको बोली है ना उसके अंदर लेक्चर के अंदर, जस्ट आप वो डेफिनेशंस करें। और ये सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है। एमसीक्यू जरूर देखें जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, बाकी जो असाइनमेंट क्वेश्चन है इनमें सिर्फ वो चीजें देखें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं। अभी मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें से मैं सिर्फ कुछ चीजें पढ़ाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारी चीजें बताऊं, वरना अगर मैं आपको सिर्फ सीजीएस पढ़ाना शुरू करूं तो मैं पूरा सेमेस्टर उसके ऊपर लगा सकता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के अंदर इतनी वेरिएशन आती हैं, तो हम सिर्फ बेसिक ठीक है चीजें सर। पढ़ेंगे जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये चीजें होती क्या हैं, क्योंकि आई नो दैट कि ये आपका कोर्स से रिलेटेड चीजें नहीं है, लेकिन इतना आपको इल्म होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ ये मेरा मकसद है बेटा। ठीक हो गया, तो आपने सिर्फ वो चीजें करनी है जो मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन की हुई है, जो मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो चीजें मैं नहीं बोल रहा उसको करने की जरूरत नहीं है आपको, चाहे वो इसमें चैप्टर के अंदर अगर आ भी रही है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, इसके बाद जो मेन चाहिए टर्मिनोलॉजीज मैंने बोला था कि आप इसको देख लीजिएगा, ये सारी वही चीजें जो मैंने लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन की हुई थी। अभी जो बेटा मैं मेन चीज के ऊपर आऊंगा दैट इज योर CGS स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ये बेटा आपके सामने उसका फॉर्मेट है, दिस इज द फॉर्मेट, और ये मैंने वहां पे एक्सप्लेन भी किया था लेक्चर के अंदर, बट इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस फॉर्मेट तो यू कैन आस्क। ये आपके सामने ओपन कर दिया, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको, जिन लोगों को नहीं भी पता तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप लोगों ने बेटा इसको चीजों को चेक करना है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बेटा क्या होती है, इसके अंदर 5 स्टेप इन्वॉल्व है बेटा। पहला स्टेप है आपका डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड, सेकंड स्टेप है बेटा आपका लेबर से रिलेटेड, थर्ड स्टेप है आपका फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड, फोर्थ स्टेप है बेटा आपका वर्क इन प्रोसेस, और फिफ्थ स्टेप है आपका फिनिश गुड्स। ये 5 स्टेप है बेटा इसके अंदर आते हैं, जो आप लोगों ने जो आपने इस फॉर्मेट के अंदर देखे हुए हैं। और याद रखिएगा, लाजमी नहीं कि आपको ये पूरे का पूरा जो स्केच है ये बनाने के लिए आएगा पेपर के अंदर कि पूरी सीजीएस स्टेटमेंट बनाए, नो। आपको कोई एक स्टेप या 2 स्टेप पूछे जा सकते हैं, बस आपको ये स्टेप्स का पता होना चाहिए, किसमें क्या ऐड करें तो क्या आंसर आता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि आपने किस चीज को ऐड करें तो क्या आंसर आता है। देखिए, पहला स्टेप है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, इसके 3 से 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या होगा कि आपने ओपनिंग, आपको इन्वेंट्री गिवन होगी, उसमें आपने ऐड करना है परचेजेस को, और लेस कर देना है आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें ऐड किया आपने परचेजेस को, और इसमें से आपने लेस कर दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री को। आपके पास जो आंसर निकला, दैट आंसर इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, या यूज कह लें या कंज्यूम्ड कह लें।
मतलब इसकी ऐसी एग्जांपल समझ लें कि आपके महीने के शुरू में आपके पास 20,000 की चीजें पड़ी थी, आपने 40,000 की मजीद मंगवा ली, तो टोटल चीजें आपके पास होगी 60,000 की। उसमें से जब महीना खत्म हुआ तो आपके पास 10,000 की चीजें पड़ी हैं, इसका मतलब बाकी जो 50,000 की चीजें हैं वो आप कंज्यूम कर चुके हैं, वो आप यूज कर चुके हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट कि आपके पास कितना मटेरियल था और उस मटेरियल में से आपने कितना कंज्यूम कर लिया। तो 10,000 का पहले था, 1 लाख का आपने मजीद खरीदा, 1,10,000 का आपके पास टोटल मटेरियल पड़ा था इस्तेमाल के लिए। जब महीना खत्म हुआ या साल खत्म हुआ तो आपके पास सिर्फ 20,000 की चीजें पड़ी हैं। इसका मतलब है कि बाकी जो 90,000 है वो आप मटेरियल जो है वो कंज्यूम कर चुके हैं। ओके, इसके दिस इज द फर्स्ट स्टेप, मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके अंदर अभी नीचे एक न्यूमेरिकल आएगा, उस न्यूमेरिकल में आप देखिएगा कि अब इसमें बेटा सिर्फ 3 स्टेप है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड नेट परचेजेस और आगे लिखा हुआ लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बाद दफा बेटा जब आप चीजें परचेज करते हैं तो उनमें से कुछ चीजें जो है वो खराब निकल आती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने बोला जी मैंने परचेजेस की 1 लाख रुपए की, मैं कहता हूँ इस 1 लाख में से 20,000 की चीजें खराब निकल आई, तो फिर हम क्या करेंगे वो मैं आपको नीचे जाके बताऊंगा कि मटेरियल कंज्यूम के अंदर फिर एक स्टेप का और इजाफा होगा कि जो आपने परचेजेस की थी उसमें से पहले आपने परचेजेस रिटर्न को माइनस करना है। और नंबर 1, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने एसी खरीदा 80,000 का, उसके ऊपर 2,000 मैंने रेंट भी पे किया, 80,000 का मैंने एसी खरीदा, उसके ऊपर मैंने 2,000 का रेंट पे किया, तो बेटा उसके ऊपर आपको जो एसी पड़ा वो आपको 80,000 का नहीं पड़ा बल्कि आपको 82,000 का पड़ा, 82,000 का। तो कोई फ्रेड वगैरह भी गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर तो उसको भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, उसके बाद मटेरियल कंज्यूम निकलेगा। यानी अगर आप कहें जी मटेरियल कंज्यूम का क्या फार्मूला बनेगा, तो फार्मूला बनेगा ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड करेंगे नेट परचेजेस, लेस करेंगे परचेजेस रिटर्न अगर गिवन है रिटर्न तो करेंगे लेस, और फिर ऐड करेंगे फ्रेट किराया वगैरह अगर उसमें गिवन है, और फिर करेंगे लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपके पास मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। ये मैं आपको अभी नीचे क्वेश्चन के अंदर करके दिखाता हूँ। अभी जो हमारा नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको ये चीज बताऊंगा। सिर्फ मैंने यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे आपका ये 3 स्टेप है, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस को ऐड किया, लेस किया क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। ओके, सेकंड स्टेप बेटा लेबर कॉस्ट, आपने इसमें ऐड कर देना है डायरेक्ट लेबर को। तो जब आपने इसमें डायरेक्ट लेबर को ऐड किया तो आपके पास आंसर निकला, दैट आंसर इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। अब आपसे सिर्फ ये भी कहा जा सकता है कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। तो आपने क्या करना है कि जो मटेरियल कंज्यूम्ड आपने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 90,000, उसमें आपने लेबर की जो कॉस्ट है वो ऐड कर देनी है, जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाजमी नहीं आपको ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट बनाने के लिए बेटा आएगी, स्टेटमेंट का कुछ पोर्शन आपको बनाने के लिए आ सकता है। थर्ड स्टेप बेटा इसमें आपने ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स। थर्ड स्टेप के अंदर यानी जो आपके पास प्राइम कॉस्ट आई है, इस प्राइम कॉस्ट में आपने ऐड करना है एफओएच, तो ये आपके पास आएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं इसको। यानी आपने लेबर के अंदर एफओएच को ऐड किया तो आपके पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। देखिए बेटा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अब क्या क्या चीजें आ गई, आपके पास मटीरियल भी आ गया, आपके पास लेबर भी आ गई और आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आ गए। ये 3 स्टेप के अंदर आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। स्टेप नंबर 4 वर्क इन प्रोसेस। बेटा 2 स्टेप हैं, एक वर्क इन प्रोसेस और एक फिनिश गुड है। दोनों स्टेप्स बेटा सेम यूज करने हैं। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री को आपने ऐड कर देना है और वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने माइनस कर देना है। ये गिवन होंगे आपको क्वेश्चन के अंदर। फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री को आपने प्लस कर देना है, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने माइनस कर देना है। उसके बाद जो एट द एंड आपके पास आंसर निकलेगा, दैट आंसर इज कॉल्ड cost of goods sold statement and this is called CGS. So these are the 5 steps beta. Step number 1 material consumed, step number 2 add labor, step number 3 add FOH, step number 4 work in process, step number 5 finish goods. यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम है तो you can ask any question, then फिर हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अभी न्यूमेरिकल। पहले स्केच में कोई प्रॉब्लम बेटा ये मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, हालांकि उस लेक्चर में भी एक्सप्लेन था लेकिन फिर भी मैंने कि शायद सब लोगों ने लेक्चर ना सुना हो तो मैंने आपको ये दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू फ्रॉम मेल फ्रॉम फीमेल साइड। जी नूर फातिमा बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? सर हमने जो बताया कि फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उन्हें हम लोग टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। जी नहीं फैक्ट्री ओवरहेड्स को नहीं कहते। जब आपने प्राइम कॉस्ट के अंदर एफओएच को ऐड करना है, जो आंसर निकलेगा उस आंसर को टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं।
ये जो लिखा हुआ है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, इसके आगे स्लैश डाल के टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में लिख सकते हैं। ठीक है सर। जी जी। और बेटा कोई क्वेश्चन? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में क्या डिफरेंस होगा? ये वाला? अच्छा, टोटल जी सर, इनमें क्या डिफरेंस होगा? मैं बताता हूँ बेटा, इसमें फर्क ये होता है कि जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है ना, देखिए आपकी जो प्रोडक्ट बनती है ना बेटा, वो 3 चीजों से बनती है, मटेरियल, लेबर और एफओएच। ये 3 चीजें जहां से आपकी प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। वर्क इन प्रोसेस वो चीजें हैं जिनके ऊपर मटेरियल, लेबर, एफओएच लग चुका होता है। वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या है कि वो प्रोसेसिंग स्टेजेस के अंदर है। बाकी जो तीन मेन चीजें होती है बेटा, वो आपका क्या होता है, मटेरियल, लेबर और एफओएच होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, आपने ऐड किया कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ये वो कॉस्ट है जो आपको पड़ेगी, अभी वो मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, अभी पड़ी नहीं है, अभी टू बी मैन्युफैक्चर्ड आपको पड़ेगी। अब देखिए जब आपने लेस किया तो आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया। यानी इसके अंदर वो चीजें भी शामिल हो गई जो पहले वर्क इन प्रोसेस के अंदर थी। ऊपर तक बेटा जो पहले 3 स्टेप है, इसमें सिर्फ वो चीजें हैं जो अभी आपकी पीछे वाली ऐड नहीं है, जो नई चीजें आप लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको 5 यूनिट नए मैंने मशीन पे चढ़ा दिए, ये उन 5 यूनिट की कॉस्ट है। फिर जब आप स्टेप नंबर 4 पे आए हैं तो वर्क इन प्रोसेस का मतलब है कि जो पीछे वाले यूनिट्स पहले चल रहे हैं उनकी कॉस्ट भी इसमें ऐड कर दी जाए। यानी 5 यूनिट नए आ गए और 10 यूनिट पहले मशीनों के ऊपर थे, अब ये क्या होगा, ये 15 यूनिट्स की कॉस्ट यहाँ पे टोटल कैलकुलेट होकर आपके पास आ जाएगी। अगर वो आपसे पूछता है जी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करें तो फिर आपने यहाँ तक कैलकुलेशंस करनी है। अगर वो कहता है जी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करें तो फिर आपने सिर्फ स्टेप नंबर 3 तक करना है। ये बेटा आपको डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा, डाटा क्या दिया हो। अभी आप क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो मैं आपको वहां पे क्लियर करता हूँ। उस क्वेश्चन के अंदर उसने डाटा ही उससे रिलेटेड दिया होगा जो उसने आपसे पूछा होगा, जो चीज उसने आपसे पूछी होगी उससे रिलेटेड उसने आपको डाटा गिवन किया होगा और आपने सिर्फ वो चीज कैलकुलेट करनी है। तो टोटल ये जो लिखा है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, आप ये समझ लें कि इसमें नए यूनिट भी शामिल है और इसमें वो यूनिट भी शामिल है जो पहले ही मशीन के ऊपर काम कर रहे थे। और फिर एंड पे आके देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये सारे के सारे यूनिट्स की सीडीएस निकल आएगी, चाहे अभी बेटा दोबारा मुझे ज्वाइन करेंगे, रिकनेक्ट करके अब दोबारा मुझे ज्वाइन करें, फिर मैं इससे आगे कंटिन्यू करता हूँ।